नमस्कार दोस्तों, क्या करता हूँ, बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपने आज क्लास के साथ। दोस्तों, जैसे कि हम क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज हम आपके सामने क्लाइमेट के पार्ट 2 को लेके आए हैं और आज इसका फाइनल चैप्टर है, फाइनल पार्ट है। हम इसी के साथ जो हमारे इंडियन क्लाइमेट चल रहा है, ठीक है, यानी कि भारतीय जलवायु के बारे में, भारतीय जलवायु में कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कितने ऋतुएं होती है, कितने मानसून है, मानसून के कारण क्या है, उसके प्रभाव किस प्रकार से होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली हम इन चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हम पहले ये देखेंगे कि हम सिलेबस के हिसाब से सही चल रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, हमने कल भी दिखाया था आपको कि हमने चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 खत्म कर दिए। आज हम चैप्टर 12 को भी पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं मानसून के बारे में। तो मानसून के बारे में अगर हम बात करें कि मानसून की यांत्रिकी यानी मानसून की मैकेनिज्म, कि मानसून किस प्रकार से चलता है हमारे देश के अंदर। तो देखिए, मानसून एक प्रकार से क्या है, हवा है। ठीक है, हवा में परिवर्तन का एक क्रमिक क्रम है। ठीक है, हवा जो है, मतलब ये देखिए, मानसून क्या है, एक उष्णकटिबंधीय हवा प्रणाली है जिसमें हवा का परिवर्तन क्रमिक रूप से होता है। यानी कि हवा जो है कभी इधर की तरफ कभी उधर की तरफ जाती है। तो हवा किस प्रकार से चलती है, इसके बारे में हम विस्तार से भी बता देंगे आपको, किस प्रकार से हवा इधर से उधर चलती है। जब वो भूमि से समुद्र की तरफ उड़ती है या फिर समुद्र से भूमि की तरफ उड़ती है, ये इसका एक पैटर्न होता है। यानी कि हवा का परिवर्तन कैसा है, या तो भूमि से समुद्र की तरफ चलेगी या समुद्र से भूमि की तरफ चलेगी। आप इस पिक्चर को देखिए, आप समझ जाएंगे ये पिक्चर के हिसाब से कैसे चलता है। मतलब इसका टाइम पीरियड है, एक समय के हिसाब से चलता है, लेकिन इस समय में भी इसकी एक विशेषता है, किस प्रकार से ये चलेगी। देखिए, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जो हमारे ऊपर का हिस्सा होता है वो क्या होता है, मतलब लो प्रेशर जोन में क्रिएट हो जाता है, और नीचे का हिस्सा क्या होता है, हाई प्रेशर जोन में होता है। तो हाई प्रेशर जो हमेशा होता है वो लो प्रेशर की तरफ ट्रांसफर होता है। ये हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या है, ठीक है, मैंने आपको पहले समझाया था कि हाई प्रेशर होता है, मतलब लो प्रेशर वहां पर क्रिएट होता है जहां पे भूमि गर्म हो जाती है। भूमि गर्म होने के कारण क्या होती है कि वहां की जो आसपास की हवा होती है वो गर्म हो जाती है, और हवा गर्म होकर क्या होती है, ऊपर चली जाती है। जब हवा ऊपर चली गई तो वहां पे हवा नहीं है, तो वो क्या जगह बनेगी, लो बन जाएगा। यहाँ पे वहां पे हवा नहीं है तो वो लो प्रेशर, यहाँ पे वहां पे कम प्रेशर पड़ेगा क्योंकि हवा ही नहीं है वहां पे। लेकिन जहाँ पे थोड़ी ठंड रहेगी, वहां पे हवा थोड़ी नमीदार होगी, वहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर, क्योंकि वहां पे हवा ठंडी है। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि ऊपर वाली भूमि होती है में कन्वर्ट हो जाती है और नीचे वाली भूमि हाई प्रेशर में कन्वर्ट होती है। तो क्या होता है, जो नीचे की भूमि होती है वो अपनी ठंडी हवा ऊपर की तरफ ट्रांसफर करती है। तो जब ट्रांसफर कर दी होती है, बीच में आता है समुद्र। समुद्र से क्या होता है, वो नमी लेती है, यानी कि पानी लेती है, और पानी लेके हमारे यहाँ पे यानी कि भूमि पे उसे पहुंचा देती है। हालांकि उसकी एक प्रक्रिया है, वो मैं उसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, यही प्रक्रिया गर्मी में कुछ इस तरीके से होती है, और यही प्रक्रिया ठंड में कुछ इस तरीके से होती है कि जो जब भूमि होती है वो यहाँ पे ठंडी हो गई है, लेकिन नीचे वाले हिस्सा यहाँ गर्म हो चुका है। तो ट्रांसफर इस तरीके से होगा, समझ गया। अब देखिए, भूमि का मतलब जो मानसून है, मानसून की जो प्रक्रिया की हम बात करें, तो मानसून की प्रक्रिया में पहले तो देखिए, इसकी दो विचारधाराएं होती है कि मानसून भारत में किस प्रकार से आता है। मानसून आप समझ गए, वर्षा ऋतु की बात हो रही है, मतलब एक वर्षा की बात हो रही है कि मानसून भारत में किस प्रकार से आता है। तो देखिए, मानसून के आने के पीछे दो कारण बताते हैं, मतलब उसके दो विचारधारा। पहली विचारधारा परंपरागत विचारधारा है कि पुरानी विचारधारा। पुरानी विचारधाराओं का ये मानना था कि भूमि जो है वो लो प्रेशर जोन क्रिएट होगी और समुद्र जो है वो हाई प्रेशर जोन में होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये प्राचीन विचारधारा है। लेकिन आधुनिक विचारधारा जो है, जो कि फ्लोन ने दिया था, ठीक है, जो एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी आलोचना की थी, ये जो परंपरागत विचारधारा है तो इसको, और इसको हटाकर उन्होंने एक वैश्विक आधार दिया था, यानी कि विश्व के आधार पर कि भारत का जो मानसून है तो केवल भारतीय जलवायु के ऊपर सबकक्ष नहीं, मतलब भारतीय जलवायु के अंतर्गत नहीं था, कि भारतीय जलवायु से ऊपर है, यानी कि वैश्विक आधार पर। तो इस सिद्धांत के अनुसार गर्मी के मौसम में क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती है वो क्या करती है, वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती है। मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने लॉन्गिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में समझा दिया था कि जो लैटिट्यूड होता है, क्योंकि सूरज जो होती है तिरछी होती है, इसके कारण क्या होता है कि सूरज की किरणें हमें ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती है। तो गर्मी के मौसम में सूरज की किरणें क्या होती है, ऊपर की तरफ आ जाती है। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है आईटीसीजेड। आईटीसीजेड ये आप पिक्चर में आप देख सकते हैं। आईटीसीजेड क्या होता है, देखिए ये होता है आईटीसीजेड क्या होता है कि जब ये देखिए 0 डिग्री है विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे विषुवत रेखा, मतलब भूमध्य रेखा, जिसको भूमध्य रेखा विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो देखिए, भूमध्य रेखा से क्या होता है, आईटीसीजेड आप देख सकते हैं गर्मी के मौसम में क्या होता है कि ऊपर की तरफ सीधा आ गया। कहाँ पे आ गया, हमारे पास उत्तरी मैदान की तरफ। तो उत्तरी मैदान की तरफ आईटीसीजेड आ गया, उसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे गर्मी बढ़ गई। ठीक है, उत्तरी मैदान क्या हुआ, गर्मी बढ़ गई, और उसकी वही आईटीसीजेड ठंड में कहाँ पहुंच गया, वही आईटीसीजेड ठंड में कहाँ गया, विषुवत रेखा के पास पहुंच गया। तो अब आईटीसीजेड के कारण क्या होता है कि जो ये हवा का ट्रांसफर होता है वो लो प्रेशर उधर क्रिएट हो जाता है। तो लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा, जहाँ पे आईटीसीजेड बनेगा। आईटीसीजेड गर्मी में कहाँ बढ़ रहा है, उत्तरी मैदान की तरफ, और ठंड में कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे। तो एक्चुअली इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो फेलोन थे, फेलोन जी का मानना था कि आईटीसीजेड के कारण
कारण यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और इसीलिए ये सारी प्रक्रियाएं चलती है, ठीक है। और ठंड में ये ITCZ कहाँ आ जाता है, भूमध्य रेखा के नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये इनका कहने का तरीका था। तो एक्चुअली कहने का मतलब एक ही था, बट फर्क ये है कि जो परंपरागत विचारधारा था उसमें ITCZ की विचारधारा को नकार दिया गया, लेकिन आधुनिक विचारधारा में फिलोन ने क्या कहा कि ITCZ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस चीज को, मतलब मानसून को यहाँ पे पहुंचाने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मानसून का महत्व क्या है। अभी आपने मानसून समझ लिया, अब मानसून का महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार होगा। देखिए, सबसे पहले बात होता है कि भारतीय जो मौसम होता है ना, उसी को कहते हैं हम, हमारे जो भारतीय मौसम है, भारतीय मौसम विज्ञान जो है, उसे हम विश्व स्तर पे मानसूनी मौसम कहते हैं, ठीक है। मानसूनी मौसम कहते हैं। अब मानसूनी मौसम में क्या होता है, एक समय पे पर्टिकुलर टाइम पे बारिश होती है, तो अब बारिश होने के कारण वहां की कृषि व्यवस्थाएं, कृषि की जो गतिविधि है वो उस पर निर्भर करते हैं। और भारत में अगर कृषि जो है वो न केवल 50% से ज्यादा लोगों का रोजगार का साधन है, बल्कि भारत में कृषि जो है वो 17% GDP का हिस्सा है। कई सारे उद्योगों का वो कच्चा माल प्रोवाइड करवाता है। अगर मान लीजिए इस बीच में कच्चे माल देता है, और अगर कच्चे माल के कारण क्या होता है, हमारा सभी सेक्टर चलता है, तो ठीक है। तो भारत में कृषि जो है वो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण समुदाय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, क्योंकि ग्रामीण समुदाय के अंदर में कृषि जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा रोजगार केंद्र है। और गांव, भारत जो है वो गांव में बसा हुआ है, क्योंकि भारत की 70% आबादी गांव में रहती है, ठीक है। अब समझ गए कि कृषि जो है वो किस प्रकार से, मतलब मानसून जो है वो किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को घोर के रखती है, ठीक है। क्योंकि भारत में कृषि जो है न केवल, भारत में जो कृषि है वो सिंचाई के ऊपर निर्भर करती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, तो उनके लिए मानसून उनके लिए सबसे बड़ा जरिया है सिंचाई के लिए। और जैसे ही कृषि की गतिविधियों में थोड़ी सी भी कमी आती है या फिर मानसून में थोड़ी सी भी कमी आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था को ये प्रभावित करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज में क्रिएट करता है। ये एक इकोनॉमिक सर्कल है। अगर आप ध्यान से इसको समझे तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझा सकता हूँ। देखिए, आप एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि एक साल कृषि की अच्छी बम्पर पैदावार हुई। जब बम्पर पैदावार होगी कृषि की, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो उद्योग होंगे उसके अंदर जो कच्चा माल होगा उसकी अधिक मात्रा बनेगी। जब उद्योग में कच्चा माल होगा तो परिणाम स्वरूप सर्विस सेक्टर जो होगा वो अच्छा काम करेगा, ठीक है। कैसे सर्विस सेक्टर मतलब ये तो सेवा सेक्टर, क्योंकि अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो लोग घूमने जाएंगे बाहर, लोग बड़ी बड़ी यात्राएं करेंगे, ठीक है, लोग अपने पैसों को खर्च करेंगे, ठीक है। तो ये प्रकार, एक प्रकार से ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, जब कृषि में अच्छा रोजगार होगा, जब लोगों के पास अच्छा पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, एक मांग करेंगे। और मांग किससे करेंगे, उद्योग से कि हमें फैक्ट्री, हमें बाइक दीजिए, हमें आप एक ट्रैक्टर दीजिए। तो ये मांग कौन करेगा, जिसके पास पैसा होगा। और पैसा कहां से आया, कृषि से। तो इनडायरेक्टली जब ये सब चीजें होंगी तो अब बताइए, जब जिसके पास वो फैक्ट्री बनाएगा उसके साथ सर्विस सेक्टर तो लोग काम करेंगे ही, क्योंकि उनको सामान बेचना भी तो है, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्हें बहुत सारी और भी चीजें होती है जो उन्हें करनी पड़ती है। तो सभी सेक्टर भी इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अगर कृषि में अगर मान लीजिए मानसून ही नहीं हुई, मतलब अच्छी फसल नहीं हुई, तो परिणाम स्वरूप ये सारे मांगे नहीं उठेंगे। जब ये सारे मांगे नहीं उठेंगी तो नीचे जो इकोनॉमिक सर्कल होगा वो खराब हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली कृषि जो है मानसून के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। समझ गए, आगे बात करते हैं। अब देखिए, भारत में मौसम के चक्र को आप ध्यान से समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेदर सर्कल को पढ़ना है हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप इसको समझ जाएंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि भारत में मौसम का पैटर्न किस प्रकार से चलता है, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले शीत ऋतु के ऊपर। आप देख सकते हैं सूरज की किरण है, ये सूरज है, इसके बीच में आप समझ सकते हैं ये है शीत ऋतु, ये ग्रीष्म ऋतु, ये वसंत ऋतु, और ये है शीतल, मतलब वर्षा ऋतु होती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं पहले शीत ऋतु की, ठीक है, शरद ऋतु की, ठीक है। अब ये शरद ऋतु जो कब आती है, शरद ऋतु आता है 31 मार्च से लेकर, मार्च में 20 से लेकर के, ठीक है। आप देख सकते हैं जहाँ पे सूरज की किरणें जहाँ पहुंचेगी ना, सूरज की किरणें, यही निर्धारित करता है कि हमारे देश में मौसम किस प्रकार से होगा, ठीक है। आप देखिए कि अगर ग्रीष्म ऋतु है, मतलब मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु है, तो सूरज की किरणें कहाँ पहुंच रही है, नीचे। वहीं अगर शरद ऋतु है तो सूरज की किरणें कहाँ पहुंच रही है, ऊपर। किसके ऊपर, देखिए ये भूमध्य रेखा है सबसे नीचे वाली लाइन, और ये उष्णकटिबंधीय और नीचे मकर रेखा है, ठीक है। ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। अगर कर्क रेखा पे ऊपर सूरज पहुंचता है तो परिणाम स्वरूप ये वाला हिस्सा क्या होगा, गर्म हो जाएगा, यहाँ पे गर्मी होगी। लेकिन अगर सूरज की जो किरण होगी मकर रेखा पे पहुंचता है तो ऊपर क्या होगी, शरद ऋतु में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए, इस तरीके से हमारे पृथ्वी चलता है। मतलब सूरज की किरणें जो है वही निर्धारित करता है कि किस प्रकार से एक जगह पे शरद ऋतु होगी और एक दूसरे पे
ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत के जलवायु के बारे में। समझ गए, आपने समझ लिया कि सूरज ही है वो सबसे बड़ा निर्धारक तत्व है किस प्रकार से विश्व के अंदर मौसम परिवर्तन होगा, यानी कि जहां पे सूरज की किरणें पहुंचेंगी वही निर्धारित करेगी कि आपका दिशा मकर रेखा में होगा या फिर मतलब आपको या तो गर्म देश में होगा या फिर शरद ऋतु में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं भारत के मौसम चक्र के बारे में। तो भारत के पास कितने प्रकार के मौसम है? भारत के पास 4 प्रकार के मौसम चक्र होते हैं। पहला बात करते हैं शरद ऋतु में। शरद ऋतु में क्या हुआ, मकर रेखा जो है वो सूर्य पर चमकता है। मैंने आपको पुराने पिक्चर में दिखाया था, देखा एक बार फिर से दिखा देता हूँ, अब वो थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए मकर रेखा का है, ये नीचे वाला हिस्सा है। मकर रेखा है ये नीचे वाला हिस्सा, देख रहे हैं नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये है मकर रेखा। ठीक है, ये है मकर रेखा। सूरज शरद ऋतु में क्या हो रहा है कि मकर रेखा पे ऊपर सूरज का चमक आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में नहीं पहुंच रहा है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये वाला हिस्सा ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, समझ गया। तो मकर रेखा में क्या हो रहा है, शरद ऋतु में क्या हो रहा है कि मकर रेखा के ऊपर सूरज की चमक पहुंचती है। इसमें क्या होता है, तापमान और मानसून जो होता है वो पश्चिम, मतलब शरद ऋतु में दूसरा कारण क्या है, शरद ऋतु का जो मानसून की जो होता है वो पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक है, पश्चिम क्या होती है, उत्तर पूर्व की ओर ट्रांसफर होती है। परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है कि कोरोमंडल तट की तरफ भारी बरसात हमें देखने को मिल जाता है। समझ गए। शरद ऋतु में क्या होता है, सूर्य की जो किरण होती है मकर रेखा पर पहुंचती है। कम तापमान के कारण उत्तर भारत में जो कमजोर जो हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, उत्तर भारत में क्या होता है, उत्तर भारत में हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया और नीचे की तरफ लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, तो सूरज की किरणें क्या होगी, नीचे की तरफ ट्रांसफर होगी। समझ गए। अब बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ की तरफ। अभी पश्चिमी विक्षोभ क्या है, देखिए पश्चिमी विक्षोभ ये है, आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को देख के आप समझ जाएंगे पश्चिमी विक्षोभ क्या है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सबसे बड़ा क्या होता है, शरद ऋतु में हमें उत्तर भारत के ऊपर बरसात देखने को मिलती है। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये है भूमध्य, ये है पृथ्वी, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप। इसके बीच में यहाँ पर हमारे सामने बनेगा, हमारे सामने समुद्र है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, समुद्र है। कौन सा समुद्र है, यहाँ पर है, हाँ, मेडिटेरियन सी। ठीक है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर यहाँ पर है। भूमध्य सागर में क्या हुआ, पानी गर्म हुआ और पानी गर्म करने से क्या हुआ, पानी ऊपर गया। ऊपर से क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो लो प्रेशर जोन है, तो पानी कहाँ आएगा, यहाँ से इधर की तरफ, यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर, तो पानी इधर भारत की तरफ आएगा और हमारे वहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात करवाता है। ये कहाँ पे होता है, ये होता है हमारे पास विक्षोभ के कारण। किसके वजह के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो अगर प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की बात करें तो शीत ऋतु का जो मौसम है यहाँ पे नहीं पाया जाता। यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु नहीं मनाया जाता। उसकी विशेषता क्या है, अब देखिए शीत ऋतु की विशेषता भी तो उत्तर भारत में कम तापमान में देखने को मिलता है, कोरोमंडल तट पे हमें बारिश देखने को मिलता है शीत ऋतु में। ठीक है, कोरोमंडल मतलब तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद हमें देखने को मिलता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में आपको समझा चुका हूं, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म काल में कि जो सूर्य की जो उत्तरायण है, मतलब सूरज जो है वो उत्तर की तरफ, सूरज जो है उत्तर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, ये देखिए ये सूर्य है, ये सूरज, देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी की जो किरण होगी वो कहाँ पे पहुंचती है, वो पहुंचती है कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा पे पहुंचेगी तो क्या होगा, हमें उत्तरी भारत का जो मैदान होगा वो गर्म हो जाएगा, तो मैदान गर्मी से बढ़ जाएगा और यहाँ पे हमें धूल की किरणें और लू का प्रकोप में देखने को मिलता है, जो हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमें देखने को मिलता है काल वैशाखा, ठीक है, और आम्र वृष्टि। देखिए काल वैशाखा कहाँ होता है, काल वैशाखा होता है हमें असम में, पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर यहाँ पे भारी तूफान जैसी होती है और इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, बहुत तरह की और समस्याएं कष्टकारी होती है। ठीक है, और केरल में हमें आम वृष्टि में दिखना होता है, इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे जो आम की वर्षा, तो आम जो होता है उसको पकाने का मुख्य कारण बन जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून एक तरह से वर्षा ऋतु की बात हो रही है। इसकी 2 शाखाएं होती है, एक शाखा अरब की तरफ जाती है और दूसरी शाखा होती है जो पूर्वी हिमालय की तरफ होती है। तो ये अरब वाली जो शाखा है ना, ये पश्चिमी घाट की तरफ भागती है और जो ये पूर्वी भारत का शाखा है ये हम मेघालय के पर्वत से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, एक होता है पूर्वी और उत्तरी मैदान। देखिए मैं आप इस पिक्चर से दिखाना चाहता हूँ, आप इस मैप को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर से क्या होता है, हवा चली, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट है और नीचे समुद्र में हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो अरब सागर में एक शाखा अरब सागर की तरफ जाएगी और एक शाखा बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएगी। जो अरब सागर की शाखा है ये है और बंगाल की खाड़ी का ये है। अब बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर क्या है, मेघालय है, मेघालय से टकरा करके एक चली जाएगी इधर की तरफ और एक चली जाएगी इधर की तरफ। ठीक है, एक चली जाएगी भारतीय मैदानों की तरफ। समझ गया, तो ये प्रकार इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, आगे बात हम करते हैं, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीछे हटता हुआ मानसून क्या है। पीछे हटता हुआ मानसून की अगर हम बात करें तो वो बरसात जो ये खत्म होगी, मतलब एक प्रकार का जो मैदान था वो साफ हो गया। अब पीछे हटता मतलब बरसात तो खत्म हो चुकी है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, पीछे हटता हुआ मानसून क्या है। देखिए बात है कि जो हवा है वो अब पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगी। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर चली जाएगी। यहाँ पे जो मानसून था, जो पहले मानसून की हवा ऐसे चल रही थी, अब वो ऐसे चलने लगी।
ठीक है, समझ गया। और मानसून क्या होगा, पश्चिम की तरफ चलाएगा और कोरोमंडल तट पर ये बरसात करवाएगा, ठीक है। ये इसकी दो विशेषताएं होती है, पहले तो हवा जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगी और कोरोमंडल तट की तरफ बरसात करवाएगा। अब इसकी विशेषता क्या है, विशेषता है कि लो प्रेशर का कमजोर होना, ठीक है। लो प्रेशर क्या बनेगा, कमजोर होगा और उत्तर पश्चिम भारत से ये ट्रांसफर करेगा, तापमान में गिरावट आएगी और पूर्वी वहां पे वर्षा भी करवाएगा। ये इसकी विशेषता है, कोरोमंडल तट की ये विशेषता है, समझ गए। पीछे हटता हुआ मानसून की सिर्फ दो विशेषताएं हैं, पहला तो ये कोरोमंडल तट की तरफ बरसात करवाता है और दूसरा जो हवा होती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ ट्रांसफर हो जाती है, समझ गए। अब हम बात करते हैं कि भारत में तापमान और जो वर्षा है इसका हमें वितरण अभी वितरण कैसे देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम ग्रीष्म काल की बात करें तो अगर ये यहाँ का भारत का जो तटीय हिस्सा है, भारत का जो तटीय हिस्सा है, यहाँ पर आमतौर पे ग्रीष्म ऋतु ना के बराबर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, क्योंकि ITCZ ऊपर की तरफ हो गया। अगर हम वर्षा की बात करें तो वर्षा का वितरण भी कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। इसको मैं एक बार पिक्चर से आपको समझाता हूँ किस प्रकार से वर्षा का वितरण देखने को मिलेगा। देखिए, अरब सागर की जो शाखा होती है यहाँ की तरफ, आप देख सकते हैं तट की तरफ कितनी तेजी से बरसात होती है। वहीं दूसरी शाखा जो होती है वो पूर्व की तरफ चलती है और यहाँ पर यानी कि मेघालय की तरफ, और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारी बरसात करवाती है। भारी बरसात कर रहा है, आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पूर्व की तरफ ट्रांसफर होता है, इसकी पानी की रफ्तार भी धीरे धीरे कम होने लगती है और राजस्थान की तरफ ये हमें बरसात ना के बराबर देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत कम, ठीक है। तो आप समझ गए। अब मैं बात करता हूँ इसके जो ग्रामीण वर्षा की, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब हम बात करते हैं इसके अगले चैप्टर की तरफ, यानी कि अब इसका चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसके अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको हम यहीं पे रोकना चाहेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।